Hello everyone, welcome to the channel of Education World EW. Welcome to your class of Business Studies. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. आपको पता है हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टडी किया था, उसके बाद में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को स्टडी किया था. देन इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द पार्टनरशिप, और आज जो हमने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर. व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या रहती है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ पहले कि देखो, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं या स्मॉल आर्टिसंस होते हैं या फार्मर्स की आप बात कर लो, जिनके पास एक ही टाइम पे स्पेंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं रहती, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि अपना एक ग्रुप बना लेते हैं. मतलब जैसे नंबर ऑफ फार्मर्स ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया. जैसे लेडीज हैं वो काम करती हैं पिकल मैन्युफैक्चरिंग का, तो उन्होंने सबने अपने घरों से बाहर निकल के एक अपना ग्रुप बना लिया कि हम लोग जो है वो करेंगे पिकल मैन्युफैक्चरिंग, बट उसका थोड़ा लार्ज स्केल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे एक इंसान ने खुद बना के बेचना है, दूसरी जगह अगर ऐसा होगा कि 10 लेडीज का एक ग्रुप बन जाएगा, तो उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, वो अचीव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उन चीजों को कहा जाता है, ठीक है, उन ग्रुप्स को कहा जाता है, उस बिजनेस को कहा जाता है. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस. अब देखो, पर्पस सबका कॉमन ही रहेगा. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि विमेन्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो वो पिकल मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात हुई है तो वो वही करेंगे. हालांकि वो अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड कर सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं, बट उनका जो मेन फोकस रहता है ना बेटा, वो किसी एक ही पर्पस के ऊपर रहता है. किसके ऊपर रहता है? कॉमन पर्पस के ऊपर, ठीक है. और एक ग्रुप में काम होता है. ग्रुप में काम का मतलब ये है दे विल वर्क टुगेदर. इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस. देखो, इससे पहले पार्टनरशिप भी वॉलंटरी रहा है. वॉलंटरी का मतलब ये रहता है एज पर योर विल, आप अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हो, आपको कोई फोर्सफुली ज्वाइन नहीं करवा सकता, ठीक है. इफ यू वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओनली देन यू विल बिकम द मेंबर, अदरवाइज नोबडी कैन फोर्स इट. और इन केस अगर कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आके, मिस इन्फ्लुएंस में आके, या फिर गलती से किसी जबरदस्ती अगर एसोसिएशन में ऐड होता, तो वो चीज़ वॉइड होती है. वॉइड का मतलब ये होता है कि वो लीगली वैलिड नहीं रहती, ठीक है. काम इनका ये होता है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स. अब देखो, इतने सारे फार्मर्स है ना, इतने सारे फार्मर्स की छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स है, तो अब उन्होंने ऐसा किया कि छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स के लिए तो हम तो टेक्नोलॉजी जो है, नए नए इक्विपमेंट्स, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट ही नहीं कर सकते. एक एक फार्मर अपनी अपनी लैंड के लिए नहीं कर सकता. तो फिर उन्होंने ऐसा करा कि सारे फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं, हम सारे टेक ओरिएंटेड हो जाते हैं, ठीक है, हम सारे मिलके अपना पैसा डालते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ऑप्ट करते हैं, और वो सबकी लैंड होल्डिंग्स पे यूज की जाएगी. तो अल्टीमेटली जो वेलफेयर होगा वो किसका होगा? मेंबर्स का होगा ना, है ना. तो ये चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन जो फीचर है. इट एम्स टू प्रोटेक्ट द सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इंटरेस्ट. देखो, सोशल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होता है कि एक कम्युनिटी की कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है. इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऐसे प्रोटेक्ट होता है क्योंकि इसमें ना स्मॉल और मार्जिनल बिजनेस हाउसेस आता है, ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल. तो दिक्कत यहाँ पे जो फायदा रहता है, फायदा इस चीज का रहता है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनका जो ये चीज़ है कि हम लोग और ज़्यादा रिच हो जाएं, अच्छा प्रॉफिट अर्न करें, अच्छा रिटर्न अर्न करें, वो कर पाते हैं. क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं. जहाँ पे एक पर्सन, जब हमने सोल प्रोप्राइटर स्टडी किया तो हमने यही पढ़ा ना कि सोल प्रोप्राइटर में एक पर्सन होता है, कैपिटल उसकी लिमिटेड है, रिसोर्सेज उसके लिमिटेड है, स्किल्स उसके लिमिटेड है. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में है तो मेंबर्स, बट एक एक करके अगर मेंबर ऐड होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक तो स्किल्स इंक्रीज होंगी, कैपिटल उतना इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा मैनेजरियल कैपेबिलिटी इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ही होंगे ना. अगर एक आप ये कह लो आर्टिसन इंडस्ट्री है, ठीक है, हैंडवर्क करते हैं वो, तो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे हैंडीक्राफ्टर्स जो हैं वो आपस में उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, उसको रजिस्टर करवा लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आ गए, तो वो एक लार्ज ग्रुप बन जाएगा ना. उसको कहता है ना यूनिटी स्ट्रेंथ. तो यूनिटी स्ट्रेंथ का मतलब ये रहता है कि बहुत सारे लोग जब आपस में मिलकर काम करेंगे तो ऑब्वियस है उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना. तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर उतना ही आपको बड़ी कंपनी से थोड़ा कम टक्कर मिल पाती है. बट
सोल प्रोप्राइटर जो है वो रजिस्टर करवाने के लिए कंपलसरी नहीं था, वैसे तो पार्टनरशिप भी कंपलसरी नहीं था, बट उसकी रजिस्ट्रेशन कभी कभी ज़रूरी हो जाती है अगर आपको लीगली आइज में आना है, मतलब अगर आपको इन द आइज ऑफ लॉ अपना एग्जिस्टेंस कायम करना है तो आपका कंपल्शन रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तभी आपको राइट्स मिलते हैं स्यू करने के, है ना। सो कंपल्सरी टू गेट द रजिस्टर्ड, तो उसके लिए आप जाते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912 के अंडर। किसके अंडर जाते हो? कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912। कम से कम कितने बंदे चाहिए? 10 अडल्ट पर्सन चाहिए। कम से कम कितने चाहिए? 10 अडल्ट पर्सन। अडल्ट का बेटा मतलब ये रहता है मोर देन एज ऑफ 18 ईयर्स, मोर देन एज ऑफ 18 ईयर्स, ये लीगल एज रहती है। आपको पता है इंडिया में क्राइटेरिया 18 ईयर्स के ऊपर जो है वो लीगल एज है अडल्ट कहलाने की, है ना। तो 10 कम से कम 10 बंदे आपको चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये रहता है कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं जिनका स्मॉल स्मॉल बिजनेस है, छोटा छोटा काम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर देते हैं, सबके रिसोर्सेज को पूल अप करके, मतलब इकट्ठा करके। रहती वॉलंटरी एसोसिएशन है, यहाँ पे सारे मेंबर्स जो हैं वो अपनी मर्जी से एड अप होते हैं। तो अगर अपनी मर्जी से एड अप होते हैं तो मिनिमम कितना चाहिए? 10 चाहिए। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसके लिए हमारे पास एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर है वॉलंटरी मेंबरशिप। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 18 ईयर्स जो है उससे अबव 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स वो पर्सन होगा एडल्ट। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो पर्सन एडल्ट है ना, ये अपनी मर्जी से उसका पार्ट बनने आया है, ये जबरदस्ती पार्ट नहीं बन रहा, ये अपनी मर्जी से उसका पार्ट बनने आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। बट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा बेटा। ये जो हम बायसनेस करते हैं रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे या रीजन के बेसिस पे कि वो दूसरे रीजन से है एंड अलाइक, तो वैसा डिस्क्रिमिनेशन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है मेंबरशिप प्रोसेस में, ठीक है। लीगल स्टेटस, अब रजिस्ट्रेशन अगर कंपलसरी है तो फिर तो वो लीगल रहेगा और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। देखो ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, जिस भी चीज़ का लीगल स्टेटस है ना, लीगल स्टेटस का मतलब ये रहता है कि सोसाइटी अलग है, उसका अपना ही नाम होगा, सोसाइटी का अपना ही नाम होगा, ठीक है। सोसाइटी इज डिफरेंट थिंग एंड मेंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। मेंबर्स सोसाइटी में रह के काम करते हैं, सोसाइटी का काम करते हैं, बट सोसाइटी का अपना नाम अलग है। अगर लीगल प्रोसीडिंग्स की बात की जाए तो सोसाइटी के नाम पे की जाती है, ना कि मेंबर्स के नाम पे। ऑल्दो जब कोई मेंबर गलती करेगा तो ऑब्वियस है उसको पेनल्टी उसकी भरनी पड़ेगी, क्योंकि मेंबर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोसाइटी। बट जो फर्म का लीगल नेम चलता है ना, जो सोसाइटी का लीगल नेम चलता है वो उसके नाम पे चलता है, सोसाइटी के नाम पे चलता है, तो उसका सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है। नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटी। अब इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है? टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। देखो जितनी कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज करो हम लोग 10 मेंबर्स है, ABCDEFGHIG, है ना, 10 मेंबर्स हैं हम लोग, तो आपने कंट्रीब्यूट किया 30,000 के करीब, मैंने कंट्रीब्यूट किया 25,000 के करीब, किसी ने कंट्रीब्यूट किया 20,000 के करीब, किसी ने कंट्रीब्यूट किया 15,000 के करीब। तो अब इन सबका पूल ऑफ रिसोर्सेज एड अप होके, सबका कैपिटल एड अप होके हमारे पास लैक्स में कैपिटल बन जाएगी, है ना। बट किसकी कितनी लाइबिलिटी है? आपने 30,000 इन्वेस्ट किया, आपकी 30,000 लाइबिलिटी है, मैंने 25,000 इन्वेस्ट किया, मेरी 25,000 लाइबिलिटी है। सो लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो रहती है। नेक्स्ट फीचर इज कंट्रोल एंड अनदर फीचर इज सर्विस मोटिव। अब देखो कंट्रोल कैसे होता है, रजिस्टर्ड होती है ना ये, इसका डेमोक्रेटिक पैटर्न है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। डेमोक्रेटिक पैटर्न का मतलब क्या रहता है? आपको पता है इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। क्या चीज़ रहती है? हम लोग अपने जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे मतलब ये कह लो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस लेते हैं, है ना। ऑल्दो इट इज नॉट अ रियलिटी बट डजंट मैटर, है ना। मैटर जो है वो हमारे लिए उस लेवल पे करता है, पॉलिटिकल लेवल पे करता है, बट डेमोक्रेटिक पैटर्न तो यही कहता है ना, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है तो लोगों के अकॉर्डिंग वो काम करती है ना। तो डेमोक्रेटिक पैटर्न यहाँ पे भी रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेमोक्रेसी कैसे है? क्योंकि देखो आपके पास ना नंबर ऑफ मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स किस तरह से काम चाहते हैं, क्या वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, किस तरह से वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करना चाहते हैं, सबकी जो कंसल्टेशन कह लो या सबका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, ठीक है।
तो इसके लिए अब हेडशिप कौन देगा? इसके लिए ना हम एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं। क्या बनाता है? मैनेजिंग कमेटी। सारे मेंबर्स जो हैं वो वोटिंग करता है, ठीक है। पहले ये चुन लेते हैं कि हम लोगों ने ये नाम दे दिए, उसमें हम करेंगे वोटिंग। 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट। हर एक मेंबर एक एक वोट करेगा, जैसे आपके क्लासरूम्स में किया जाता है। क्लासरूम्स में कहते हैं ना, प्रेसिडेंट किसी को चुनना है या क्लास रिप्रेजेंटेटिव किसी को चुनना है, तो सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना अपना वोट कास्ट करते हैं कि मुझे ये प्रेसिडेंट चाहिए। पहले नॉमिनेशंस आ जाते हैं, फिर आप लोग उसके लिए वोट कास्ट करते हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सेम चीज रहती है कि सारे मेंबर्स जो है, पहले रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट आ जाती है, फिर उनके ऊपर वोटिंग होती है, तो फिर बनती है मैनेजिंग कमेटी और उसके मेंबर्स, ठीक है। डिसीजंस मैनेजिंग कमेटी लेगी, बट उसके लिए कंसल्टेशन मेंबर्स के साथ करनी जरूरी है क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्विस मोटिव की। तो काम इनका सर्विस मोटिव रहता है अपने मेंबर्स को स्ट्रॉन्ग करना, बट नॉट फॉर द रॉन्ग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। मेंबर्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात आती है। अब जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, वो आपस में मिलकर काम करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ऑब्वियस है उनका जो क्रॉप आएगी, जो भी उनकी ग्रोथ रहेगी क्रॉप की, है ना, वो ज़्यादा रहेगी, है ना। फार्मिंग जो है उनका और ज़्यादा इन्हांस होगा, क्वालिटी वर्क होगा, तो अल्टीमेटली उनका जो प्रोड्यूस है, जो उनका फार्मिंग प्रोड्यूस है, वो अच्छे मार्केट प्राइस पे सेल किया जाएगा, है ना, ऐसा होगा। तो वो अपने मेंबर्स का भला सोच रहे हैं ना। तो सर्विस मोटिव उनका रहता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव जो है इतना ज़्यादा नहीं रहता कि हमने प्रॉफिट ही बढ़ाना है। सिर्फ इतना होता है कि ये जो सरप्लस हम जनरेट कर रहे हैं ना, जो हम लोगों ने अपने मेंबर्स की इमेज को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उनकी कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस कर लिया है, उसकी वजह से हम जो सरप्लस कमा पा रहे हैं, जो शायद एक पर्सन ना कमा पाए। अब जैसे मैंने आपको कहा, आपने 30,000 इन्वेस्ट किया, मैंने 25,000 इन्वेस्ट किया, राइट। अब एक मशीन 20,000 की है, आप एक मशीन खरीदोगे, आपके पास 10,000 रुपये बचेंगे। मैंने एक मशीन खरीदी, मेरे पास 5,000 रुपये बचे, बट उस मशीन का जो काम है वो एक लार्ज लेवल पे किया जा सकता है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम 10 लोग मिलके खरीदेंगे, मशीन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। सब 10% है ना, 2,000 कंट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000 खर्च हो जाएगा, सबके पास एक प्रॉपर पैसा बच भी जाएगा। सो हम मेंबर्स को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस तरह से अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, जो हमारे पास सरप्लस बचता है वो हम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब हमारे पास फायदे क्या रहते हैं? फायदे ये रहते हैं, देखो इक्वालिटी है। पहली बात तो हम मेंबरशिप में डिस्क्रिमिनेशन यूज नहीं करते। उसके बाद में हम लोग एक बंदे की एक वोट रखते हैं। इसका मतलब एवरीबडी इज गेटिंग इंपॉर्टेंस ना। आपको भी वोट देने का अधिकार है, मुझे भी है, आपकी भी हाँ मानी जा रही है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू माना जा रहा है, आपके सजेशन को भी अटेंशन मिलती है, मेरे सजेशन को भी अटेंशन मिलती है। तो इसका मतलब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे मेंबर्स में इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, तुम जितना पैसा लगा रहे हो तुम्हारी उतनी ही लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं है पार्टनरशिप की तरह कि आपके पर्सनल एसेट्स भी यूज हो जाएंगे। पर्सनल एसेट्स आपके यहाँ पे यूज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड स्टेबल एक्सिस्टेंस। अब देखो कॉर्पोरेट बॉडी है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। क्यों है ये कॉर्पोरेट बॉडी? बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड। परपेचुअल सक्सेशन है, जिसका मतलब ये है, अब देखो अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, ल्यूनेसी हो जाता है, मतलब वो पागल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो पर्सन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ के जा सकता है, बट उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ी बंद हो जाएगी। बट मेक इंश्योर कि 10 मेंबर्स से कम मेंबर्स ना हो जाएं, क्योंकि वो फिर एक्ट के अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 मेंबर्स का रहता है। देखो परपेचुअल एग्जिस्टेंस को, सक्सेशन को पता कैसे याद रखना, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी, कॉर्पोरेशन और सोसाइटी गोज ऑन, ठीक है। वो चलती रहती है क्योंकि मेंबर तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकता है। अब अमूल इतना पुराना है, वैसे वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल ब्रांड जो है ना वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो क्या वो तभी बंद हो जाती जब उसका जो 10 बंदों ने उसको बनाया था और वो उनका डेथ हो गया, या वो पास आउट हो गए, या ल्यूनेसी हो गया, इंसॉल्वेंट, कोई भी सिनेरियो आ सकता है, किसी रीजन की वजह से भी पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी का साथ छोड़ सकता है या उसमें से अपनी मेंबरशिप खत्म कर सकता है। क्या वो तभी खत्म होगी? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि मेंबर्स एड अप होते रहते हैं, मेंबर्स आते जाते रहते हैं, बट जो फर्म है या जो सोसाइटी है या जो कंपनी है वो कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट मेरिट इज इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। बाय इकोनॉमी, देखो इसको ना मेंबर्स मैनेज करता है ऑनरेरी बेसिस, पता है उनको, उन्होंने अपनी सोसाइटी चलाई है तो वो काम करेंगे। मिडल मैन एलिमिनेटेड हो जाते हैं। अब जैसे देखो मिडल मैन के थ्रू आप हेल्प अपना काम करवा रहे हो, अब आपके पास मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा है, स्किल्स ज़्यादा है, कॉम्पिटेंसी ज़्यादा है, कॉन्टेक्ट्स आपके ज़्यादा है, मिडल मैन हो जाता है एलिमिनेटेड, तो ऑटोमेटिकली जो बहुत सारा खर्चा आपका बच जाता है जो आप मिडल मैन को देते हो।
सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसा इसलिए है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए ना एग्जम्पशंस हैं लॉज में, प्रिविलेजेस मिलती है उनको, कंसेशंस मिलती है उनको, टैक्सेस उनको कम पे करने पड़ते हैं या ऑलमोस्ट नहीं पे करने पड़ते, सब्सिडीज रहती है, लोन्स अगर उनको मिलेंगे ना तो उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है क्योंकि इनकी ग्रोथ की और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिया जाता है। देखो एक चीज़ ना गवर्नमेंट में रहता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसका मतलब ये होता है जिस सेक्टर में हम लोग लैग कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर तो इसमें रहता ही रहता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ये रहता है कि जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं ना, हम उनको सबसे पहले लोन जो है वो एक्सटेंड करवाते हैं बैंक से, ऐसा रहता है, ठीक है। हर बैंक की पॉलिसी में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रहता ही रहता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी उसी चीज़ में आती है कि इनको कम रेट के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन, देखो बड़ी आसानी से फॉर्म किया जा सकता है, हालांकि हमने इसको रजिस्टर करवाना है, बट लीगल रेगुलेशन जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो कम रहती है, बट बंदे हमको 10 ही चाहिए, ठीक है। वी नीड 10 एडल्ट मेंबर्स। डीमेरिट्स क्या है, देखो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, मेंबर्स के लिमिटेड मीन्स रहते हैं, डिविडेंड का रेट जो है वो बहुत ही कम रहता है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, देखो अब आप सारे मेंबर, अब फार्मर्स हैं, अब आप यही समझ लो एक आपके नियर बाय विलेज में, आपके विलेज में फार्मर सारे इकट्ठे हो गए, वो काम कर रहे हैं, क्या वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं? वो फार्मिंग करने में तो एक्सपर्ट है, बिजनेस स्किल्स में तो एक्सपर्ट नहीं है ना, है ना। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग एक्सपर्ट्स को लगा नहीं पाते और हमारे पास जो बंदे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, तो मैनेजमेंट इनएफिशिएंट रहती है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें जो पर्सन आ रहे हैं वो आप ही में से आ रहे हैं, आपके बीच में से कुछ मेंबर्स है जो उसके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के और मैनेजिंग कमेटी का पार्ट बनेंगे, बट वो प्रोफेशनल नहीं होते। सीक्रेसी नहीं मेंटेन की जाती, पता क्यों नहीं की जाती? क्योंकि इसके अंडर ना आपको रजिस्टर होना पड़ता है, पहली बात। दूसरा कि डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस कंपलसरी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के सेक्शन में। तीसरी बात गवर्नमेंट कंट्रोल की अगर हम बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट से प्रिविलेजेस ले रहे हो, गवर्नमेंट से आप सब्सिडीज ले रहे हो, गवर्नमेंट से आप टैक्स एग्जम्पशंस ले रहे हो, तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी हो, ठीक है। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन ओपिनियंस, अब कॉपरेशन है नहीं है मेंबर्स में, अलग अलग ओपिनियंस जो हैं वो इनके चलते हैं, तो जब कॉपरेशन ही नहीं है, ओपिनियंस में ही डिफरेंस है, ऑब्वियस आप लोग जो है वो कंफ्लिक्ट में फंस जाओगे, आप अपना काम नहीं कर पाओगे। देखो कंसेंसस ही नहीं ना होगा, अब 2 मेंबर्स हैं, सभी लोग आपने एक को प्रेसिडेंट बनाना, इसके 49 वोट्स हैं, इसके 50 वोट्स हैं, अब ये बंदा प्रेसिडेंट बन जाएगा, अब जो 49 मेंबर्स इस पर्सन के हक में हैं, ऑब्वियस है वो इसके अगेंस्ट है ना, या इसको कम फेवर कर रहे हैं दैन अदर, तो कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस रह जाते हैं, कई बार कॉपरेशन नहीं हो पाता। सो ये था हमारा मैरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग स्टडी करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू पोर्शन कर लेते हैं। देखो हम हर लेक्चर में इसी तरह से स्टडी करते हैं, पहले हम लोग टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, फिर हम उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। सो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इन इंडिया इन विच ईयर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज पास्ड? इट वाज पास्ड इन 1912। बट मेरे आंसर देने से पहले ना, जब आप पूरा लेक्चर सुन चुके होते हो, नोट कर चुके होते हो अपनी नोटबुक पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आई होप कि आप मेरे आंसर देने से पहले आंसर देते हो, ठीक है। तो इस चीज़ की थोड़ी सी आदत डेवलप करो कि जब भी आप पढ़ते हो, आपने पूरा लेक्चर सुना, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करी, जैसे ही मैं एमसीक्यू सेशन शुरू करती हूँ आपको वो चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। सो 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास किया गया था। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। ये जॉइंट नहीं, लिमिटेड रहती हैं। कितने रहती हैं? अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है सिर्फ उतना, अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। फिर उसके बाद में रहता है कॉपरेटिव्स इन इंडिया फॉलो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, कौन सा स्ट्रक्चर रहता है? सेंट्रलाइज्ड ऐसा नहीं होता, डिसीजन मेकिंग पावर मैनेजिंग कमेटी के हाथों में तो रहती है, बट मैनेजिंग कमेटी भी चूज की जाती है मेंबर्स के द्वारा। डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की हर लेवल पे अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, नहीं। यूनिटरी स्ट्रक्चर, नो। फेडरल स्ट्रक्चर रहता है बेटा, फेडरल स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि हमने स्टडी किया है ना, डेमोक्रेटिक अप्रोच रहती है इनकी, तो इट इज अ काइंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एडमिशन ऑफ मेंबर्स एंड एलोकेशन ऑफ शेयर्स आर डन बाय मैनेजिंग कमेटी। क्या आपने सेक्रेटरी पढ़ा? नो। प्रेसिडेंट पढ़ा? नो। जनरल बॉडी पढ़ा? नहीं। सारा काम मैनेजिंग कमेटी करती है। कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? प्रॉफिट आर नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, 1 वोट पर शेयर, डिविडेंड्स आर पेड ऑन पर शेयर बेसिस। क्या ये सही है? प्रॉफिट पे 1 वोट पर शेयर, एक बंदे का 1 वोट, ये तो ठीक है कि रहता है,
डिविडेंड्स आर पेड ऑन पर शेयर बेसिस, ये तो हम सरप्लस डिवाइड करते हैं मेंबर्स के बीच में। प्रॉफिट्स जो है उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं पड़ता, टैक्स एग्जम्पशंस भी हमें मिल जाती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कोऑपरेटिव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, देखो इसका सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है ना वो एग्रीकल्चर में रहता है, एरोस्पेस में नहीं रहता। एरोस्पेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है, ठीक है। एरोस्पेस एक ऐसा सेक्टर है, कंट्री की गवर्नमेंट पहले इसको ग्रो करना शुरू करेगी, फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसमें अपना फ़ायदा देख के एंटर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा ऐसा रहता है जिसमें कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। सो ये था ओवरऑल आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंट्रोडक्शन और इसका मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है ना तो आप टेलीग्राम ऐप जो है उसको डाउनलोड करो, उस पर चैनल है एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स, उसको ज्वाइन करो, अपने डाउट्स मेरे से उस चैनल पे पूछ लिया करो। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का।